तो नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग कक्षा 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों के लिए पूरी किताब से महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं। चाहे आपकी बायोलॉजी की बात करें, चाहे आप फिजिक्स की बात करें, चाहे आप केमिस्ट्री की बात करें, यानी तीनों सब्जेक्ट में पूरी किताब से महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे थे। जिसके अंतर्गत जो बायोलॉजी की हम लोग बात करें तो बायोलॉजी में जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसका जो सीरीज चल रही थी, इसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया था और आज आपका पार्ट नंबर 3 होने वाला है। ठीक, तो ये सीरीज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें वो उन्हीं प्रश्नों को कराया जा रहा है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आए हुए प्रश्न हैं और साथ ही में जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा हाई होती है बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, उन्हीं सारे प्रश्नों को इस सीरीज के अंतर्गत कराया जा रहा है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा या फिर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग जाकर के उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन भी उसका कराया जा रहा है। तो आप लोगों को सभी चीज़ों को अच्छे से समझना है, कॉपी में नोट कर लेना, याद कर लेना, तभी आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम 2023 में 90-95% तक स्कोर कर पाएंगे। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो चार्ज केवल 50 रुपीज़ है, जिसमें आप लोगों को क्लास 12 बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक, और अगर आप लोग चाहते हैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लेना तो केवल चार्ज 21 रुपये है, यानी कि 21 रुपये में केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। पूरी किताब से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आपको केवल 21 रुपये में देखने को मिल जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी की बात करें। और अगर आप लोग चाहते हैं नोट्स भी लेना, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी लेना, तो केवल चार्ज 50 रुपीज़ है, यानी कि इतने मिनिमम फी में आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है। जिनको भी चाहिए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको डेमो नोट भेज दूंगा, आप देख लेना, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को अच्छे से समझते हैं। ठीक, तो क्लास 12 बायोलॉजी की बात करें तो हमारी चल रही थी लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपका फर्स्ट टाइप का होता है उसकी सीरीज चल रही थी। इसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर लिया था और आज आपका पार्ट नंबर 3 होने वाला है। ठीक, तो इसमें आज हम लोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आप लोग करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि सारे सोल्यूशन को अच्छी तरह लिखने में काफ़ी ज़्यादा समय भी लग जाता है। ठीक, तो वीडियो को आप लोग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो के अंत तक बने रहना है सभी चीज़ों को अच्छी तरह समझने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को अच्छे से समझते हैं। चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से जो आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज चल रही थी, उसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 14 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं। और आज अब हम लोग देखने वाले हैं 15वें क्वेश्चन से, यानी कि जो आपका 15 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 15 वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि यौन संचारित रोग से आप क्या समझते हैं, इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताइए। यानी कि हम लोग को बताना है कि यौन संचारित रोग क्या होता है और उससे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। ठीक, 2015 में और 2019 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो इसका आंसर आप लोग किस प्रकार से बताएंगे, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यौन संचारित रोग या फिर हम लोग जिसे कह सकते हैं लैंगिक संचारित रोग, वे रोग होते हैं जो किसी संक्रमित मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लैंगिक संभोग द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके यौन संचारित रोग कहलाते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान देना है कि जो आपका संक्रमित मनुष्य होता है, यानी कि जिस भी मनुष्य में यौन संचारित रोग है, अगर वह किसी स्वस्थ मनुष्य के साथ संभोग करता है तो उसको भी, यानी कि जो स्वस्थ मनुष्य है उसको भी ये रोग उत्पन्न हो जाएगा, उसके अंदर भी ये रोग चला जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि यौन संचारित रोग क्या होता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बचाव की बात कर लेते हैं। ठीक, यानी कि बचाव में आप लोग बता सकते हैं, इसमें पहला पॉइंट बताएंगे आप लोग, अनजान व्यक्ति से यौन संबंध ना बनाए। यानी कि अगर आप लोगों को यौन संचारित रोगों से बचना है तो अनजान व्यक्ति से यौन संबंध नहीं बनाना है। दूसरा पॉइंट इसमें आपको दिया गया है कि रोगी के संपर्क में न आए, यानी कि जिस भी व्यक्ति को यौन संचारित रोग है उसके संपर्क से दूर रहें तो आपको ये रोग नहीं होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे 15 वाला क्वेश्चन किस प्रकार से आपको कॉपी में करना है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अब हमारा 16वां वाला क्वेश्चन है जो आपका होता है निरोधक क्या है, मनुष्य के लिए 2 गर्भ निरोधक उपायों का उल्लेख कीजिए। ठीक, 2014 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में भी आ सकता है, इसीलिए यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक, तो इस पर आप लोग बताएंगे, इस प्रकार से आप लोग उत्तर डाल करके लिखना स्टार्ट करेंगे कि परिवार नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई विधियां जो शुक्राणुओं और अंडाणुओं के मिलने में बाधा उत्पन्न करके निषेचन की क्रिया को नहीं होने देती हैं, गर्भ निरोधन कहलाती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि ये परिवार नियोजन के अंतर्गत जो अपनाई गई विधियां होती है, जैसे कि शुक्राणु और अंडाणु को ना मिलने देना, जिससे क्या होगा, शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिलेंगे तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी, तो ये जो यही जो आपका क्या होता है, गर्भ निरोधन कहलाता है। ठीक, और एक गर्भ निरोधन के लिए विभिन्न युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग गर्भ निरोधक कहते हैं। यानी कि जिन युक्तियों का हम लोग प्रयोग करते हैं गर्भ निरोधन के लिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग गर्भ निरोधक कहते हैं। और यहाँ पर उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, यानी कि मनुष्य के लिए 2 गर्भ निरोधक उपायों का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं, पहला पॉइंट आप लोग बताएंगे कंडोम और दूसरा बताएंगे इसमें गोलियां। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए, आपका जो 16 वाला क्वेश्चन होता है ये भी आपका कंप्लीट हो गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्या है उसे भी आप लोग देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 है जो आपका होता है कि आईवीएफ तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन आपका दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है कि परख नली शिशु पर टिप्पणी कीजिए। अगर इन दोनों प्रकार से क्वेश्चन आपका आता है तो आंसर आप लोगों को इसी प्रकार से लिखना है। 2014 में, 9 में और 19 में, यानी कि 3 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं परख नली शिशु, जिसे हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, या फिर हम लोग कह सकते हैं आईवीएफ। किस प्रकार से हम लोग उसकी टिप्पणी करेंगे उसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे, उत्तर डाल करके लिखना स्टार्ट करेंगे कि यह तकनीक उन दंपतियों में प्रयुक्त की जाती है जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता है या फिर सक्रिय अंडाणु नहीं होते हैं। ठीक, अगर हम लोग पुरुष की बात करें तो पुरुष के में क्या होगा, पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की जो संख्या होती है वो कम पाई जाती है। ठीक, इस तकनीक में सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या फिर हम लोग कह सकते हैं दाता के अंडाणु को पुरुष या फिर दाता के शुक्राणु से मादा के शरीर के बाहर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निषेचित कराया जाता है। और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंतरापात्र तकनीक कहते हैं, या फिर हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में आईवीएफ भी कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या करना है आप लोगों को। इसके पश्चात जो आपका 8 कोशिकीय युग्मनज या फिर भ्रूण होता है उसको फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे युग्मनज जो होता है वो अंता फैलोपियन स्थानांतरण, या फिर हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे कहते हैं ZIFT कहते हैं। ठीक, आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि 8 कोशिकीय अवस्था से अधिक विकसित भ्रूण जब 32 कोशिकीय हो जाता है तो यह गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक, जिसे हम लोग अंता गर्भाशय स्थानांतरण भी कहते हैं। आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि गर्भाविधि पूर्ण होने पर स्त्री जो होती है वो सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। इस प्रकार से प्राप्त जो शिशु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपका क्या होता है आईवीएफ, या फिर हम लोग कह सकते हैं परख नली शिशु, या फिर हम लोग इसे इंग्लिश में कह सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक, तो आप लोग इसे समझ गए होंगे, तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है जो आपका होता है कि उल्ब वेदन पर टिप्पणी की जाए। क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, तो इसे भी आप लोग नोट करेंगे। तो किस प्रकार से इसका आंसर बताना है आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि यह जन्म पूर्व लक्षण ज्ञात करने संबंधित तकनीक, यानी कि जन्म से पहले, यानी कि कोई भी शिशु है जब उसका जन्म नहीं होता उससे पहले ही उसमें क्या लक्षण जो होते हैं उनको ज्ञात करने के लिए एक संबंधित तकनीक है जिसे हम लोग उल्ब वेदन कहते हैं, जिसका उपयोग गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्रीय असमानता तथा हम लोग कह सकते हैं उपापचयी अव्यवस्थाओं की जानकारी के लिए किया जाता है। भ्रूण गर्भाशय में एमनाइटिक द्रव्य में तैरता है, यानी कि जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय में क्या होता है, एक एमनाइटिक द्रव्य पाया जाता है, उसमें तैरता रहता है, और इंजेक्शन की सहायता से इसी जो आपका एमनाइटिक द्रव्य होता है का नमूना लेकर के इसमें उपस्थित कोशिकाओं का संवर्धन करके गुणसूत्र की असमानताओं का निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो भ्रूण होता है वो एमनाइटिक द्रव्य में तैरता रहता है, और इसी द्रव्य को निकाल करके हम लोग क्या करते हैं, संवर्धन कर करके वो कोशिकाओं का संवर्धन कर करके गुणसूत्र की जो असमानताएं होती हैं उनका हम लोग निरीक्षण करते हैं, ताकि हम लोग को पता चल सके कि कौन सा घातक रोग या अथवा गंभीर उपापचयी व्यवस्थाओं से ग्रसित भ्रूण तो नहीं है। ठीक, तो इन्हीं सारी चीजों को पता लगाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, और अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा बीमारी वगैरह होती है तो हम लोग भ्रूण को नष्ट कर सकते हैं। ठीक, आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि परंतु आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग करना भ्रूण हत्या के लिए, या फिर कह सकते हैं कि लिंग गुणसूत्र के द्वारा लिंग का परीक्षण करके के रूप में किया जाने लगा है। भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित कर दिया, यानी कि जो आपका उल्ब वेदन होता है आजकल इस प्रक्रिया का उपयोग बहुत ही दुरुपयोग किया जाने लगा है। इसमें क्या होता है कि भ्रूण की जांच कर लेते हैं, इससे पता चल जाता है कि वो कन्या है, तो अगर पता चलता है कि कन्या है तो उसका क्या करते हैं, उसी भ्रूण को हत्या कर दी जाती है। इसीलिए इसको भारत सरकार द्वारा बैन कर दिया गया, यानी कह सकते हैं गैर कानूनी माना जाता है, तो इसीलिए आप लोग इसे नहीं करवा सकते हैं। ठीक, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए उल्ब वेदन, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अब हमारा अगला क्वेश्चन जो आपका होता है समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 2015 में, 11 में, 10 में और 6 में, यानी कि 4 बार बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपके आया हुआ है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, तो हम लोग को समझना यह है कि समयुग्मजी क्या होता है और विषम युग्मजी क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है ये हम लोग को समझना है। ठीक, तो समयुग्मजी में आप लोग बताएंगे कि यह एक द्विगुणित अवस्था है जिसमें क्या होता है, जिसमें दोनों एलील जो होते हैं एक समान होते हैं, यानी कि अगर टी है, कैपिटल टी है तो कैपिटल टी दोनों, यानी कि दोनों क्या है, दोनों एक समान है, या फिर स्मॉल टी होगा तो स्मॉल टी ही होगा, तो क्या हो गया यहाँ पर समयुग्मजी में क्या होता है कि जो एलील होते हैं वो दोनों समान होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी। ठीक, अथवा जब किसी पादप के इकाई लक्षण के लिए कारकों के युग्म या जीन्स जो होते हैं वो समान होते हैं तो यह पादप उस लक्षण के लिए समयुग्मजी कहलाता है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, जब आपका जो कारक होते हैं, कह सकते हैं कि कारकों के युग्म होते हैं या फिर जीन्स होते हैं, जब समान होते हैं तो जो पादप होता है उस लक्षण के लिए समयुग्मजी कहलाता है, और ऐसे पादप के जो सभी युग्मक होते हैं वो एक समान होते हैं, यानी कि कैपिटल टी है तो कैपिटल टी होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग समयुग्मजी समझ गए होंगे। विषम युग्मजी क्या होता है इसे भी आप लोग समझ लीजिए।
विषम युग्मजी में आप लोग बताएंगे कि यह एक द्विगुणित अवस्था है जिसमें दोनों एलील जो होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं। ठीक, जैसा कि क्या हो रहा था समयुग्मजी में, क्या हो रहा था कि जो दोनों एलील होते हैं समान होते हैं, यानी कि कैपिटल टी। और यहीं पर हम लोग विषम युग्मजी की बात करें, इसमें क्या होता है, दोनों एलील असमान होते हैं, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं। ठीक, अथवा आप लोग बताएंगे जब किसी पादप के इकाई लक्षण के लिए कारकों के युग्म अथवा जीन्स जो होते हैं विपरीत प्रभाव वाले होते हैं, तो यह पादप जो होता है उस लक्षण के लिए विषम युग्मजी कहलाता है। ठीक, आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि ऐसे पादपों से दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। समयुग्मजी उस लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं और विषम युग्मजी जो होते हैं उस लक्षण के लिए संकर होते हैं। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे समयुग्मजी क्या होता है और विषम युग्मजी क्या होता है, तो आप लोग इसे भी जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। अब हमारा इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका होता है प्रभाविता और अप्रभाविता में विभेद कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2015 में, 11 में, 6 में और 4 में, यानी कि कह सकते हैं 5 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख भी दिया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे, उत्तर डाल करके लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रत्येक जीवधारी के लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं, यानी कि यह चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो प्रत्येक जीवधारी होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं वो इकाइयों के रूप में होते हैं। ये लक्षण किसी जीन के युग्म से निर्देशित होते हैं। इस युग्म का एक जीन जो होता है वो माता से प्राप्त होता है और दूसरा जो जीन होता है वो पिता से प्राप्त होता है। ठीक, एक जोड़ी परस्पर विरोधी जीनों में से एक जीन जो होता है दूसरे जीन के प्रदर्शन को रोक देता है और ऐसा जीन जो होता है वो दूसरे के प्रदर्शन को रोककर स्वयं प्रदर्शित होता है, वही आपका प्रभावी कारक कहलाता है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि ऐसा जीन जो दूसरे के प्रदर्शन को रोककर स्वयं प्रदर्शित होता है वो आपका प्रभावी कारक कहलाता है। वहीं पर जबकि दूसरा जो जीन होता है जो प्रदर्शित नहीं हो पाता है वो आपका अप्रभावी कारक होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे प्रभाविता और अप्रभाविता में क्या विभेद होता है, तो इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।